इस कहानी के सभी नाम, पात्र, घटनाएं और जगह पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई मिलता जुलतापन नजर आए तो उसे सिर्फ एक इत्तेफाक समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है। चैप्टर 41 वांग गाओ का ब्रेकडाउन। तुम सबसे ज्यादा बीमार हो। आ जैसे ही लूसे ने कमांड दी, वांग गाओ अचानक पागल सी चीख मारकर आंखें बंद करके अंधाधुंध चाकू चलाने लगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लोहे का टुकड़ा अब बिल्कुल रेजर शार्प ब्लेड बन चुका था। कभी हाथ की हथेली को चीर देता, कभी मांस का टुकड़ा काट देता, कभी निशाना चूककर जमीन में घुस जाता। वांग गाओ इतनी जोर से वार कर रहा था कि जो हाथ शार्ड पकड़े हुए था वो भी पूरी तरह कट फट गया। खून बहकर लूसे के खून के साथ मिल गया। वांग गाओ बिल्कुल दीवानों की तरह वार करता रहा, पूरी शिद्दत से। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई भी गोश्त और खून का इंसान दर्द पर बिल्कुल रिएक्ट न करे। खुद वो जो दर्द और टॉर्चर को एंजॉय करता था भी ऐसा नहीं हो सकता था। ये सिर्फ दर्द का रिस्पॉन्स ना होना नहीं था, वांग गाओ की नज़र में लग रहा था जैसे ये बंदा उस हाथ को अपने जिस्म का हिस्सा ही नहीं मानता। 100 बार के आधे रास्ते पर उसने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर लूसे की कलाई पकड़ी, चेक करने के लिए कि क्या वो अभी भी वहाँ है या फिर पीछे हट गया। लेकिन उसे निराशा हुई। लूसे का हाथ बिल्कुल वैसा ही था, ना हिला ना डोला, जैसे उसका हो ही ना। और सच में लूसे को भी ऐसा ही लग रहा था। आंखें बंद, दर्द से परे, दिमाग बिल्कुल उलझा हुआ। उसे कुछ भी गलत महसूस नहीं हो रहा था। बस कभी कभी दिमाग में एक आवाज़ गूंजती थी जो उसे बता रही थी कि उसे क्या मिल रहा है। चॉजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। चॉजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +2। चॉजन ऑफ एगनी, पेन पॉइंट्स +1। अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद हाथ बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, इसलिए पेन पॉइंट्स के नोटिफिकेशंस कम हो गए। 97, 98, 99, 100। वांग गाओ ने भारी आवाज में गिना, फिर हाथ झटक कर नीचे देखा, एक बिल्कुल बिगड़ा हुआ, खून से भरा हुआ हाथ। तब लूसे की शांत आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। 100 स्ट्राइक्स खत्म, तो अब मेरे सवाल का जवाब देने का टाइम है। तुम्हारा गेम बुरा नहीं था, मुझे काफी पसंद आया। हे, हा हा हा, तू क्या चीज है बे। कुछ बेकार की हंसी के बाद वांग गाओ पूरी तरह टूट गया। उसने लूसे पर चिल्लाते हुए ब्लेड लेकर झपट्टा मारा। मर जा, तू फकिंग मर जा। बिल्कुल पागल की तरह उसने ब्लेड सीधा लूसे के कंधे में घुसा दिया। लूसे ने डॉज भी नहीं किया, लेकिन जब वांग गाओ ने ब्लेड खींचना चाहा तो वो निकाल ही नहीं पाया। लूसे की मसल्स इतनी टाइट हो चुकी थी कि शार्ड हिल भी नहीं रही थी। सोचने का वक्त नहीं मिला, या शायद सोचने की ताकत ही खत्म हो चुकी थी। अगले ही पल दुनिया घूमी और जोर से धड़ाक के साथ वांग गाओ जमीन पर पटक दिया गया। एक बड़ा सा हाथ उसके चेहरे पर आकर जम गया। लूसे ने उसे जमीन पर दबा दिया था, एक जोर का दबाव। वांग गाओ को लगा जैसे उसका सिर फट जाएगा। दिमाग के अंदर प्रेशर आसमान छूने लगा। ये इंसानी ताकत नहीं थी। हाँ, वांग गाओ खुद भी नॉर्मल इंसान से ज्यादा स्ट्रांग था, लेकिन इस वक्त उसे पूरा यकीन हो गया, ये बंदा उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये कैसे मुमकिन है? तू बिल्कुल रिएक्ट क्यों नहीं करता? तू फक है क्या चीज? वांग गाओ चीख उठा। उसकी बची कुची सैनिटी भी अब खत्म हो चुकी थी। उनकी बीमारी हमेशा एक शेल की तरह थी, उन्हें दुनिया से अलग करने वाली एक दीवार। लेकिन आज लूसे ने वही शेल तोड़ दिया, वांग गाओ के ही तरीके से, और एक पल में ही डर का सैलाब उस पर टूट पड़ा। लाल ग्लटनी मास्क कैलाइडोस्कोप की तरह रंग बदल रहा था, हर पल नया चेहरा, समझ से परे। तुम्हें पता है, एक औरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह बिहेव करती थी, मेरे साथ गेम्स खेलती थी, बीच में मुझे मारने की कोशिश भी की। तुम उससे ज्यादा लकी हो, उससे मैंने बोलने का मौका भी नहीं दिया। तुम्हारा गेम अच्छा था, लेकिन अब जब गेम खत्म हो गया है तो जवाब देना चाहिए ना।
लूसे दोनों हाथों से वांगाओ को दबाए हुए था, उस हाथ को भी जो पहले ही बिल्कुल चिथड़ों में बदल चुका था। इस वक्त वांगाओ खून से लथपथ था। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, सिर्फ एक डरा हुआ टूटा हुआ इंसान जो लूसे को घूरता हुआ बार बार बोल रहा था, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं हमेशा लोगों को ऐसे ही एक्ट से धोखा देता था, कभी नहीं समझा कि सबसे ज्यादा बीमार कौन है। रुक, ये तुम हो, तुम ही सबसे ज्यादा बीमार हो। अब समझा मैं, तुम ही सबसे ज्यादा सिक हो। लूसे ने उसका सिर पकड़ा और जोर से जमीन पर दे मारा। धम। आवाज अच्छी है? अगर आवाज अच्छी है तो हेड भी अच्छा है। किस फक ने तुझसे ये पूछा? मैंने ये सवाल कब पूछा था? हाँ? वांगाओ का माथा खून से भरा था। वो हांफते हुए होश में ना होते हुए बोला, फिर तुम क्या पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूं जो तुमने पहले कहा था उसके हिसाब से। 3-4 के बराबर, 4-5 के बराबर, फिर 5 क्या हुआ? और 6? ओ हाँ, सब 0 के बराबर। और अगर 0 है तो हमारा गेम खत्म नहीं हुआ, अभी एक और 100 स्ट्राइक्स बाकी हैं। वांगाओ। उसकी आंखें तुरंत खाली हो गईं, बिल्कुल लाश की तरह। हे, हा 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 हा। अचानक जमीन पर दबा हुआ वो बेकार की हंसी हंसने लगा। बस, खत्म, बेचारा बिल्कुल दिमागी रूप से तोड़ दिया गया। सीरियसली, अल्टीमेट टॉर्चर किंग। ये सिर्फ लंच ब्रेक का 1 घंटा था, पर इतना लंबा क्यों लगा? ये तो भयानक है। जब से ये आया है, ना खाना ना दवाई, और अब सीधा पेशेंट्स को टॉर्चर कर रहा है। ये इंसान है या शैतान? क्यों मेरे साथ फिर से ये हो रहा है? तुम मुझे फिर से क्यों टॉर्चर कर रहे हो? क्या तुम उन लोगों में से हो जो पहले मुझे टॉर्चर करते थे? बस तरीका अलग क्यों है इस बार? वांगाओ की आंखें खाली थीं, उसके होंठ टूटे फूटे जुमले बोल रहे थे। अचानक लूसे की आंखों में एक तेज चमक आई। पहली बार उसकी रैशनल सोच ने ग्लटनी मास्क के पागलपन को दबा दिया। उसने पूछा, कौन तुम्हें पहले टॉर्चर करता था? वांगाओ की आंखों में थोड़ी सी क्लैरिटी आई, लेकिन उसका चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ गया। वो दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर जमीन पर तड़पने लगा। क्या? कौन सा टॉर्चर? मैंने अभी क्या बोला? मेड्स, मेरी मेड्स कहाँ हैं? आज मुझे दवाई क्यों नहीं मिली? आह, बस मुझे मार दो। तुम कौन हो? तुम नहीं, बस मुझे मार दो। अंधेरी कोठरी में वांगाओ की दर्द भरी चीखें लगातार गूंजती रहीं, जैसे वो इंसानियत के सबसे भयानक टॉर्चर से गुजर रहा हो। चैप्टर 42। तुम सुसाइड कर सकते हो लगता है। कर्क का हिप्नोसिस। मास्क के नीचे लूसे का एक्सप्रेशन बदल गया, कभी मुस्कुराता हुआ, कभी सीरियस। चेहरे घूमते रहे और आखिर में जाकर सब शांत हो गया। आ मुझे नहीं पता कौन सा अब्यूज़, किसने मुझे अब्यूज़ किया, तुम कौन हो, मुझे कुछ नहीं पता। इस पल वैंग आओ बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिमाग का स्विच ऑन कर दिया हो। बिना मतलब बोले जा रहा था, बातें बिल्कुल बेसिर पैर की। चाहे लूसे हो या लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग, सब समझ गए थे कि जो सवाल अभी पूछा गया था वो सीधा उसकी रूह पर लगा था। बैंग! बिना कुछ बोले लूसे ने आगे बढ़कर उसे एक लात मारी और जमीन पर गिरा दिया। तेरा नाम क्या है? मैंने वो पूछा था क्या? अभी तो मैंने सवाल भी नहीं पूछा। हाँ? वैंग आओ ने सर उठाया, बिल्कुल हारा हुआ, बेचारा और लाचार सा लग रहा था। क्या? तुमने अभी पूछा नहीं था? बकवास क्या कर रहा है? लूसे ने पैर उठाया, धमकाने के अंदाज में। नहीं, जो तुम बोलो वही सही, वैंग आओ जल्दी से बोला। उसका दिमाग बिल्कुल टूट चुका था। आज पहली बार जिंदगी में उसने अपना सबसे कमज़ोर रूप दिखा दिया था। उसकी आंखों से पहले वाली दीवानगी और दरिंदगी गायब हो चुकी थी। साफ था कि लूसे ने उसका हौसला ही तोड़ दिया था। कन्फ्यूजन और डर के बीच वो कभी-कभी बिल्कुल सुन सा हो जाता था। तुमने क्या पूछा? तुमने पूछा? नहीं, रुक। मेड्स, मुझे मार दो, छोड़ दो मुझे। उसकी बातें अब जुमले भी नहीं बन पा रही थीं। ये दिखा रहा था कि उसका दिमाग कितना उलझा हुआ है। मिस्टर किन, अगर आप सच में मरना ही चाहते हैं तो आपके पास हमेशा वो आयरन शार्ड होता है ना? तो फिर सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? वैंग आओ, क्या? एक ही पल में उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे लंबी नींद से अचानक जाग गया हो।
उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। अब जब लू से ने बोला तो उसे अजीब लगा। हाँ, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? जैसे ये आइडिया उसके दिमाग में था ही नहीं, जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। हाँ, शायद मैं सुसाइड कर सकता हूँ। वो हाथ में पकड़े आयरन शार्ड को घूरने लगा। उसकी आंखों में लालच और उलझन दोनों चमक रहे थे। क्यों? क्यों ना मर जाऊं? मर गया तो सब खत्म। जब वो अपनी ही उलझी सोच से लड़ रहा था, उसकी नज़र धुंधली हो गई। हाथ में जो आयरन शार्ड था, वो गायब था। उसने ऊपर देखा तो वो लू से के हाथ में था। पता भी नहीं चला कब छीन लिया। अरे क्लासमेट, क्लास के अंदर ब्लेड से कौन खेलता है? लू से ने कैजुअल टोन में कहा। कॉन्फिस्केट कर रहा हूं। वैंग आओ। क्या? रुक, क्या? अभी तो तुम ही कह रहे थे कि मैं सुसाइड कर सकता हूं। तुम्हारा स्क्रू लूज है क्या? मर सकता हूं या नहीं डिसाइड करो पहले। वैंग गाओ के नर्व्स बिल्कुल स्टील वायर जैसे थे। लू से उन्हें बार बार मोड़ रहा था, बस टूटने ही वाले थे। वो आगे झपटा, लेकिन लूसे ने फिर से लात मारकर गिरा दिया और पैर से उसे दबाकर बोला, चिल्लाओ मत, अब याद आ गया मुझे क्या पूछना था। लूसे के मास्क पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन आ गया। वैंग आओ भी सीरियस हो गया, या शायद और ज्यादा डरा हुआ। और जो अगला सवाल आया, उसने वैंग आओ को सच में दीवार से टकराकर मरने का मन करा दिया। तो सोचो, अगर तुम अभी सुसाइड कर लेते तो क्या इस जेल को एक सुसाइड मिलता या एक सुसाइड लूज होता? और अब जब मैंने तुम्हारा ब्लेड ले लिया तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली? जान बचाने वाला दूसरा बाप होता है, तो क्या अब मैं तुम्हारा बाप हूं? लगता है तुम्हारे लिए जो फील हो रहा है वो फादरली लव है। वैंग आओ, सब जल जाए। लाइव स्ट्रीम देख रहे लोग भी अब बिल्कुल कंट्रोल खो चुके थे। बेचारा वैंग आओ बार बार टॉर्चर हो रहा है, अब तो नॉर्मल मौत भी नसीब नहीं होगी। वैसे सोचो तो सुसाइड मिलना या लूज होना दोनों ही सेंस बनाता है। ज्यादा मत सोचो यार, वरना तुम भी पागल हो जाओगे। मास्क्ड मैन के साइड हमेशा सबसे ज्यादा इन्फो होती है, पर कभी गहरा तक पहुंचते ही नहीं, गहरा तक जा ही नहीं सकते। वैंग आओ बहुत कुछ बोलता है पर हर बार टूट जाता है या खुद ही नहीं जानता, कुछ तो गड़बड़ है। चलो कर्क का सीन देखते हैं। वो फॉरेनर बंदा काफी शार्प लग रहा है, लगता है उसके पास ऑलरेडी काफी इन्फो है। लॉन्ग ल्यू के रूम में कर्क, जो पहले ही काफी ट्रस्ट बना चुका था, अब फुल ऑन ब्रेन वॉशिंग मोड में था। उसने लूसे के मुंह से निकली हुई सारी 6 पिल्स लॉन्ग ल्यू को खिला दी थी। खाने का क्या, कर्क को फर्क ही नहीं पड़ा। उसके लिए वो सब कचरा था। गेम के पेशेंट्स भूखे रहें या नहीं उसे कोई मतलब नहीं था। बस एक परफेक्ट कंप्लीशन चाहिए था, और कुछ नहीं। इस वक्त उसने अपनी मेंटल इंटरफेरेंस एबिलिटी को पूरा पुश कर दिया था। आवाज से धीरे धीरे गाइड करता और हाथ में एक पॉकेट वॉच जैसी चीज हिला रहा था, आगे पीछे आगे पीछे। ये उसका हिप्नोटिक टूल था, कोई गेम आइटम नहीं, बस वो चीज जो वो नॉर्मल लाइफ में भी यूज करता था। इसे यहाँ लाने के लिए उसने लूसे का कैरी इट ऑन यू वाला मेथड यूज किया था। और कैसे कैरी किया? वेल, रहने दो। तुमने अभी कहा था ना कि तुम बेगुनाह हो? कर्क ने धीरे से पूछा। हाँ। और तुमने कहा था कि तुम बाद में आए। तुमसे पहले जो थे वो गिल्टी थे और ये जगह जेल है। हाँ, लेकिन जब असाइलम में आते हैं तो टाइम का ऑर्डर होता है। बाद में आए का मतलब क्या? तुम कह रहे हो कि तुमसे पहले के सब गिल्टी थे? लॉन्ग ल्यू ने धीरे से सर हिलाया। नहीं, बात ऐसी नहीं है। जो पहले आए वो शुरू से ही गिल्टी थे, हम बाद में आए उनके बाद। कर्क ने भौएं सिकोड़ ली, उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। अगर ऐसा है तो इस असाइलम के लोग 2 ग्रुप्स में बटे हुए हो सकते हैं। ये की इन्फो है या नहीं और इनके बीच का फर्क क्या है अभी क्लियर नहीं था। जिनके बारे में तुम कह रहे हो कि जो तुमसे पहले थे वो क्राइम्स की वजह से बंद हुए थे या मेंटल पेशेंट्स होने की वजह से? हाँ, तो तुम ग्रुप जो बाद में आए, तुम लोग क्यों लाए गए? मैं क्यों आया? अचानक लॉन्ग ल्यू का स्टेट बदल गया, जैसे वो फटने वाला हो। कर्क की मेंटल इंटरफेरेंस उल्टा पड़ने लगी। लॉन्ग ल्यू के दिमाग के गहराइयों से कुछ सुनामी की तरह उभर आया। आ आ
मुझे नहीं पता। कौन सा अब्यूज? किसने मुझे अब्यूज किया? तुम कौन हो? मुझे कुछ नहीं पता। अचानक लॉन्ग ल्यू ने मुंह खोला और कर्क पर गुस्से से गरज उठा। कर्क पहले ही टेंस था, तुरंत पॉकेट वॉच पकड़कर पीछे हट गया, दीवार के कोने में जा घुसा। और तब एक आवाज गूंजी, लंच टाइम खत्म हो चुका है, सभी प्लेयर्स कृपया इनिशियल रेस्ट एरिया में वापस लौट आएं। चैप्टर 43। कुछ करने को नहीं था तो टॉम को छेड़ दिया। लंच टाइम खत्म हो चुका है, सभी प्लेयर्स कृपया इनिशियल रेस्ट एरिया में वापस लौट आएं। डॉट डॉट डॉट। सिस्टम का प्रॉम्प्ट अचानक गूंज उठा, 3 बार लगातार, बिल्कुल जैसे बैटलफील्ड का रिट्रीट सिग्नल हो। कर्क ने गहरी सांस ली। पूरे लंच पीरियड के दौरान उसके नर्व्स इतने टाइट थे जैसे वो किसी जंग से होकर आया हो। अब जब थोड़ा शांत हुआ तब महसूस हुआ कि उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी। पहले नोटिस ही नहीं किया। आह आह। लॉन्ग ल्यू की जंजीरें जोर से खनक उठीं। उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो आगे की तरफ झुककर झपटने की कोशिश कर रहा था, जैसे कर्क को काट ही लेगा। कर्क ने थोड़ी घबराहट के साथ अपने चेहरे पर लगे स्क्रैच को छुआ। ये निशान पहले के हंगामे में पड़ा था, जब वो टाइम पर बच नहीं पाया था। उसे लग रहा था कि वो सच के काफी करीब आ चुका है, एक ऐसी जगह पर कदम रख दिया है जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा। ये असाइलम या फिर कह लो प्रिजन 2 बैचेस में बटा हुआ है, और इन दोनों ग्रुप्स के बीच का इशू शायद गेम के अल्टीमेट गोल से सीधा जुड़ा हुआ है। बस अभी तक वो कनेक्शन समझ नहीं आया, पर फिर भी प्रोग्रेस तो प्रोग्रेस होती है। लॉन्ग ल्यू की तरफ हल्का सा झुककर कर्क बोला, रिस्पेक्टेड सर, आज का नून साइकोलॉजिकल काउंसलिंग यहीं खत्म होता है। अगली सेशन का इंतजार रहेगा। इतना कहकर कर्क ने पीछे का दरवाज़ा खोला और उल्टे कदम चलते हुए रूम से बाहर निकल गया। उधर लू से के रूम में उसने और वैंग आओ ने भी सिस्टम की आवाज़ सुनी। इस बार रिलीफ की सांस वैंग आओ ने ली। जैसे ही उसने आवाज़ सुनी, उसकी आंखों में चमक आ गई, बिल्कुल सूखी ज़मीन पर बारिश गिरने जैसी। वो सर झुकाकर थोड़ी भीगी सी नज़रों से लू से को देखने लगा। लू से भी उठ खड़ा हुआ, चेहरे पर अभी भी हल्की सी सैटिस्फैक्शन थी। उसने अपना बुरी तरह जख्मी राइट हैंड उठाया और मास्क के पास ले जाकर धीरे धीरे खून चाटने लगा। खून चाटते हुए वो जमीन पर पड़े वैंगाओ को घूरता रहा। वैंगाओ थोड़ा और पीछे खिसक गया। ये बंदा कहीं मुझे खाने का तो नहीं सोच रहा। पता नहीं क्यों ये ख्याल उसके दिमाग में आ गया। लूसे ने बिना कुछ बोले आयरन शार्ड उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वैंगाओ का बेजान सा शरीर दीवार से लगा हुआ धीरे से नीचे गिर गया। आखिरकार वो शैतान जैसा आदमी जा रहा था। अचानक दरवाजे पर लू से रुका और पीछे मुड़ गया। मास्क पर एक फ्रेंडली सी स्माइल आ गई। स्माइली फेस। मैं बाद में फिर मिलने आऊंगा, मिस्टर वैंग। फिर उसने तमीज से दरवाज़ा बंद कर दिया। वैंगाओ की आंखों की रोशनी ही बुझ गई। जो दिल अभी तक धड़क रहा था वो भी जैसे मर गया हो। चैट सेक्शन। सच कहूं तो कर्क काफी शार्प है। मास्क्ड मैन तो हमेशा एक्सीडेंट में ही इन्फो निकाल लेता है। मुझे लगता है मास्क्ड मैन मेंटल पेशेंट्स के साथ इतना घुल मिल जाता है कि कोई कम्युनिकेशन बैरियर ही नहीं रहता। बस एक मेंटल पेशेंट पकड़ता है और सीधा टॉर्चर शुरू। दोनों के एग्जिट्स कंपेयर करो तो असली फर्क उनकी कॉम्बैट पावर का है। चैट चल ही रही थी कि लोगों ने देखा लू से इनिशियल रूम की तरफ वापस नहीं गया। वो उल्टा डायरेक्शन में मुड़ गया, सीधा उस ओपन रूम में जहां टॉम था। वो टॉम के पास गया बिना कुछ बोले और अचानक अटैक कर दिया। वैंगाओ से छीना हुआ आयरन शार्ड उसने सीधा आयरन स्किन रोबोट के मेटल हेड में घुसा दिया। क्रैक! इतने जोर से मारा कि शार्ड आधा अंदर घुस गया। टॉम? क्वेश्चन मार्क। स्पेक्टेटर्स? क्वेश्चन मार्क। ऑफिशियल मॉनिटरिंग स्टाफ? क्वेश्चन मार्क। भाई, तू ठीक तो है ना? सच में स्क्रू लूज हो गया है क्या? गेम होस्ट को बिना वजह छेड़ रहा है। ये तो सीधा ट्रबल बुलाना हुआ। बिल्ली के मुंह को चूमकर थ्रिल ढूंढना। बिल्ली के मुंह को चूमकर थ्रिल ढूंढना। डॉट प्लेयर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है?
सिस्टम प्रॉम्प्ट क्यों नहीं आया? इससे कोई हिडन मिशन या नया अचीवमेंट ट्रिगर होना चाहिए था ना? कुछ भी नहीं। कितने कंजूस हो यार। टॉम डॉट गैन डिड इट। गुस्से से मेरा चेहरा आयन ब्लू हो गया। वैसे टॉम का चेहरा तो वैसे भी आयन का ही था। प्लेयर्स को सिर्फ गेम पर ध्यान देना चाहिए और कुछ नहीं सोचना चाहिए। ऑल राइट डिलिशियस टॉम, तुम वैसे भी काफ़ी टेस्टी स्मेल करते हो। द ग्रेट टॉम। लूसे ने ज्यादा बहस नहीं की और तुरंत वहां से मुड़ गया, बड़े गोल हॉलवे से होता हुआ सबसे दूर के रूम की तरफ बढ़ गया। आह! अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख लंबी घूमती हुई कॉरिडोर में गूंज उठी। इंसानी नहीं लग रही थी, बिल्कुल जान फाड़ देने वाली आवाज। लूसे के मास्क पर एक्सप्रेशन थोड़ा बदला, पर वो चलता रहा, आवाज की तरफ। जब वो इनिशियल रूम पहुंचा तो देखा कि वो सबसे आखिर में आया था। रास्ते में खून की एक लकीर रूम तक जा रही थी। ऊपर देखा तो बिग गाय का चेहरा दिख गया, दर्द से बिल्कुल टेढ़ा। उस वक्त उसका राइट आर्म लगभग अलग ही हो चुका था। जहां से स्किन फटी थी वहां सफ़ेद हड्डी दिख रही थी, बस थोड़ा सा मांस उसे जोड़े हुए था। ज्यू तैन, जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, इंस्टिंक्ट से लोगों को प्रोटेक्ट करता था, इसलिए तुरंत पूछ लिया, कोई मेड्स है? जल्दी। बिग गाय ने दर्द से कराहते हुए अपने बैकपैक से एक बेसिक हीलिंग पोशन निकाला और बहा दिया। एक पल में ही फटा हुआ मांस हिलने लगा और धीरे धीरे जुड़ने लगा। खून बहना कम हो गया। ये देखकर बिग गाय ने आखिरकार सांस ली और पसीने से भीगकर जमीन पर बैठ गया। अगर बहुत ज्यादा हो रहा हो तो पहले अपनी जान बचाओ। आखिर हुआ क्या? ज्यू तैन, जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था, इंस्टिंक्ट से लोगों को प्रोटेक्ट करता था, इसलिए तुरंत पूछ लिया। मैंने उसको ठोक दिया। उन लोगों का मेंटल स्टेट इतना अनस्टेबल होता है कि हर वक्त अलर्ट रहना इम्पॉसिबल है। सबका रिस्ट्रेंट लेवल अलग होता है और वो बंदा सीधा अपनी पैंट उतारकर मेरे सामने हिलाने लगा। ज्यू तैन डॉट हाँ भाई, इसके बाद कौन ही कंट्रोल रख पाता। ये सुनकर जिनसिंग नाम की औरत का चेहरा पीला पड़ गया, लग रहा था उल्टी ही कर देगी। ये कन्फर्म हो गया कि बिग गाय खून बहने से नहीं मरेगा, तब जाकर ज्यू तैन थोड़ा शांत हुआ और साइड में बैठ गया। बस 1 घंटा हुआ था, पर सब लोग मेंटली और फिजिकली बिल्कुल थक चुके थे। सब सिवाय लूसे के। कर्क थोड़ा दूर बैठा था, उसने बिग गाय की तरफ देखा और शांत आवाज में बोला, अगर हैंडल नहीं कर सकते तो एग्जिट ले लो। बस इतना ही कहा। उसकी नज़र में बाकी सब बेकार थे। जिंदा रहना ही पहला गोल होना चाहिए। इस भारी खामोशी में सब ने आखिरकार नोटिस किया लूसे को, जो बिना कुछ बोले अंदर आया था। ज्यू तैन ने उसे एक नज़र देखा और तुरंत शॉक हो गया। लूसे का राइट हैंड तो लगभग छिल चुका था। वो जानता था ये पागल आदमी ही शायद सबसे ज्यादा कॉम्बैट पावर वाला है। तुम भी इंजर्ड हो गए? कौन है जो तुम्हें ऐसे जख्मी कर सके? हाँ, लूसे। कंफ्यूजन में सर झुकाया। कौन? मैं? मुझे? कोई नहीं। कैसा इंजरी? ये कहते हुए उसका हाथ, जो बिल्कुल मीट ग्राइंडर से निकला हुआ लग रहा था, हल्की सी हवा में हिल गया। हाँ, वो सीन काफी आर रेटेड था। ज्यू तैन डॉट चैप्टर 44 हाथ न काटो तू भी ना इंसाफी है। एग्जिट टोकन ट्रेड। ओह, तुम इसकी बात कर रहे हो? लूसे ने अपना हाथ देखा, जैसे अब जाकर उसे याद आया हो। थोड़ा हैरान होके बोला, ये क्या हुआ? मैंने अभी क्या किया? पर ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। ज्यू तैन। उसके पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं था। सरफेस पर देखा जाए तो लूसे की चोट बिग गाय से कम नहीं थी, पर पता नहीं क्यों लूसे पर यह चोट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी सीरियस नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि लूसे खुद ही इतना चिल बिहेव कर रहा था। इसी वक्त लूसे ने अपने बैकपैक से शार्पन्ड ब्लेड निकाला और अपने हाथ को घूरने लगा। अगर मैं इसे काट दूं तो क्या आगे की गेम प्रोग्रेस पर कोई असर पड़ेगा? रेड मास्क पर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उभर आया, जैसे वो सच में इस सवाल पर सीरियसली सोच रहा हो।
आखिर पिछले 2 गेम्स में उसने अपनी टांगें काट दी थी और अब हाथों को काटने का सोच रहा था, तो फिर गेम खेलने का मतलब ही क्या बचता। रुको, जियूटियान तुरंत चिल्लाया, डर गया कि ये बंदा सच में हाथ काट ही देगा। तुम श्योर हो कि तुम्हारी मेंटल स्टेट ठीक है? जियूटियान ने सावधानी से पूछा, अपनी उंगली को सिर के पास घुमाते हुए। मतलब दिमाग कंट्रोल में है या नहीं? उसके पास लू से के पिछले गेम का डेटा था। वो जानता था कि ये बंदा थोड़ा डिलीरियस ज़रूर होता है, पर उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है और उस पागलपन के नीचे एक काफ़ी शांत, चालाक और लालची दिमाग छिपा होता है। पर अब तो ताकत और पागलपन दोनों क्लियरली दिख रहे थे, लेकिन रैशनैलिटी बिल्कुल गायब लग रही थी। ऊपर से स्टाफ ने बताया था कि लू से की इंजरीज का रीज़न कुछ सुपरनैचुरल सा था। क्या वो इंटेल सही थी? वो शांत दिमाग कहाँ गया? ये तो सीधा एक माइंडलेस बंदा लग रहा था। या फिर यहाँ का खाना और दवाई उसका दिमाग ही बिगाड़ चुकी है? क्या इसके साथ अब भी कोऑपरेट किया जा सकता है? स्टेट ज़्यादा अच्छी नहीं, लू से ने सोचते हुए जवाब दिया। मैं काफ़ी भूखा महसूस कर रहा हूँ। बोलते वक्त मास्क पर थोड़ी सी बेचारी वाली एक्सप्रेशन भी आ गई। जियूटियान ने तुरंत थका हुआ चेहरा बना लिया। हा 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 हा, कितना क्यूट है। इतना क्यूट एक रखने का मन करता है। वियर्ड कॉन्ट्रास्ट। तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इस तरह का खाना तो अमीर आदमी को भी बैंकरप्ट कर देगा। मुझे लगता है जियूटियान का दिमाग अब फटने वाला है। बॉस पहले हॉस्पिटल के पागलों को टॉर्चर करता है, फिर टीममेट्स को, पूरे एरिया डैमेज मोड में। डैम इट! अचानक बिग गाय दर्द से चिल्लाया, अपना कंधा पकड़कर जमीन पर तड़पने लगा। वो जोर जोर से कांप रहा था, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर। असल बात ये थी कि गेम का बेसिक हीलिंग पोशन भी टॉप टियर बायोकेमिकल टेक था, जो बॉडी को ऐसे रिपेयर करता था जैसे इंसान समझ भी नहीं सकता। बेसिक वर्जन होने के बावजूद इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। फास्ट मसल रिकंस्ट्रक्शन, हड्डी का रीअलाइनमेंट और नर्व्स का दोबारा कनेक्ट होना, सब कुछ इतना पेनफुल होता था कि इंसान सोच भी नहीं सकता। शुरू में जब सिर्फ सरफेस मसल्स रिपेयर हो रहे थे तो बिग गाय ठीक था, पर जैसे ही नर्व्स का काम शुरू हुआ, दर्द उसकी लिमिट के बाहर चला गया। ये क्या है? इस दवाई में एनेस्थीसिया नहीं होता क्या? ओह, इतना इंटेंस होता है। लू से ने देखा और तुरंत अपने बैकपैक से एक बॉटल बेसिक हीलिंग पोशन निकाली और सीधा अपने हाथ पर डाल ली। जियूटियान ये सीन देखकर बस मुंह के कोने हिला सका। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, ये बंदा ट्रीटमेंट को नॉर्मल कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म से बिल्कुल अलग नज़रिए से देखता है क्या? बिग गाय अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ रूम में गूंज रही थी, तीखी, कान फाड़ने वाली, और जो माहौल पहले ही घुटन भरा था वो और भी डरावना हो गया। हेल 5 गेम ऐसा ही होता है, बेहद ब्रूटल और दर्दनाक। लू से थोड़ा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि थोड़ी देर वेट करने के बाद भी उसे कोई पेन पॉइंट्स नहीं मिले। लगता है हीलिंग प्रोसेस का पेन ट्रिगर कंडीशंस को मीट नहीं करता। डैम इट, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जगह बिल्कुल बेकार है, कोई इन्फो नहीं। ये कौन सा घटिया चेक पॉइंट है? कोई भी हेल मोड गेम कभी क्लियर नहीं कर पाएगा। रुक, मैं शॉप क्यों नहीं खोल पा रहा? बिग गाय जमीन पर पड़ा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा था। अचानक उसकी आवाज़ डर से भर गई। तुम क्या नहीं खोल पा रहे? जियूटियान ने कंफ्यूज होकर पूछा। शॉप नहीं खुल रही, ऐसा क्यों? बिग गाय की आवाज़ कांप रही थी। अब वो गुस्सा नहीं बल्कि एक लाचार बच्चे जैसा लग रहा था। जियूटियान ने अजीब नज़र से उसे देखा और बोला, गेम शॉप सिर्फ गेम के बाहर ओपन होती है, तब तुम चीज़ें खरीद सकते हो। आइटम्स को बैकपैक में लोड करके ही गेम के अंदर लाया जा सकता है। क्या ऑफिशियल ने ये पहले बताया था? तुझे नहीं पता था? बिग गाय की आंखों में सीधा पैनिक आ गया। वो बार बार बोलने लगा, क्या? कब बोला था उन्होंने? मुझे क्यों नहीं पता चला? तो फिर मैं एग्जिट टोकन कैसे खरीदूं? अब क्या करूं? जियूटियान का चेहरा सख्त हो गया। वो 2 कदम पीछे हट गया। ये हेल गेम था और सबको पता था कि मॉर्टैलिटी रेट कितना हाई है।
लोग समझ इसलिए थे क्योंकि सबके पास एग्जिट टोकन था। यहाँ मौजूद हर प्लेयर ने पहले गेम क्लियर करके वो आइटम खरीदा था। आखिर में अगर कुछ गड़बड़ होती तो वो एग्जिट कर सकते थे। चाहे गेम के सारे रिवॉर्ड्स छोड़ने पड़ जाएं, पर जान तो बच जाती। पर इतनी ज़रूरी बात भूल जाना। जियो टियान के पास बोलने को कुछ नहीं बचा। दिल भारी हो गया। रूम का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। बिग गाय की आंखों में निराशा भर चुकी थी। हवा भारी लग रही थी। तब अचानक से टिंग, जैसे हवा में कोई सिक्का उछाला गया हो। सबने देखा, लू से था। लोग कंफ्यूज हो गए। क्या ये पागल बस शो ऑफ कर रहा है? किसी डेस्परेट प्लेयर को बुली करना जरूरी था क्या? मैं भूखा हूँ, लू से की गहरी आवाज आई। तुम्हारे पास कुछ खाने को है? जियो तियान का दिमाग एकदम से क्लिक हुआ। उसे अपने कुलीग की वो बात याद आई जो लू से के पिछले गेम के बिहेवियर के बारे में थी। वो तुरंत समझ गया और हैरानी से लू से को देखा, फिर बिग गाय की तरफ मुड़ गया। अगर तुम एग्जिट टोकन यूज करोगे तो गेम में कमाया सब कुछ खो दोगे, चाहे वो फिजिकल एनहांसमेंट हो, सुपर पावर्स हो या पॉइंट्स। तो जब जान बचाने का वक्त आए तो पूरी ताकत जान बचाने में लगा दो। चैप्टर 45। इस दुनिया में कोई वापस का रास्ता नहीं। हालत और बिगड़ गई। बिग गाय की आंखें पहले कंफ्यूज थीं, लेकिन फिर जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो और उसी पल उसने उस बात को जिंदगी की आखिरी उम्मीद की तरह पकड़ ली। तुम्हारा एग्जिट टोकन, क्या तुम उसे बेचने वाले हो? पहले वो लूसे को बिल्कुल पागल समझता था, पर अब उसकी आवाज़ में रिस्पेक्ट आ गया था। साफ दिख रहा था, जान बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। लूसे ने कुछ नहीं कहा। उसे अपनी थोड़ी सी भी रैशनैलिटी किसी और पर वेस्ट करने का मन नहीं था। बस हाथ में सिक्का उछाल उछाल कर खेलता रहा। उस पर बना पैटर्न काफ़ी खूबसूरत था, एक अच्छा टॉय लगता था, पर इस गेम में वही सिक्का किसी की जान बचा सकता था। भाई, बात करते हैं, मुझे बेच दे। मुझे पता ही नहीं था कि शॉप गेम के अंदर ओपन नहीं होती। मैंने अपने सारे पॉइंट्स बचा के रखे थे, एक भी खर्च नहीं किया। सारे रिवॉर्ड्स, प्राइजेस मैंने लगभग कुछ भी यूज़ नहीं किया। सोचा था क्रिटिकल मोमेंट के लिए बचा के रखूंगा। बस वो बेसिक हीलिंग पोशन यूज़ कर ली। मेरी गलती। इस वक्त बिग गाय ने अपनी सारी इज्जत भुला दी थी। बिल्कुल झुककर चाटू और भीख मांगने वाले अंदाज में बोल रहा था। मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ, बस मुझे एक एग्जिट टोकन दे दो। मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे नहीं पता यहाँ कब कुछ हो जाए, मैं और नहीं झेल सकता। या फिर ऐसा करते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज कर लेते हैं। बाहर जाकर मैं आखिर तक पहुँचते पहुँचते वो वही सब कंडीशंस देने लगा जो पहले के प्लेयर्स देते आए थे। पर लूसे को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लूसे ने हाथ का एग्जिट टोकन हवा में उछाला, थोड़ा सा सर झुकाया, फिर उंगली से हल्का सा पुश दिया। सिक्का एक परफेक्ट पैराबोला बनाता हुआ सीधा बिग गाय के सामने जा गिरा। बिग गाय की आंखें तुरंत चमक उठीं। वो लगभग घुटनों के बल रेंगा और सिक्के को उठाकर सीने से लगा लिया, जैसे कोई अनमोल खजाना हो। तब अचानक उसकी पलकें भड़की। उसे महसूस हुआ जैसे कोई तेज कातिलाना नज़र उस पर लॉक हो गई हो। लूसे उसके सामने खड़ा था, हाथ में शार्पेंड ब्लेड, बिल्कुल शांत। बिग गाय ने जबरदस्ती एक मुस्कान बनाई और तुरंत पॉइंट्स ट्रांसफर करने लगा, कहीं सामने खड़े इस बिग बॉस को कोई गलतफहमी ना हो जाए। उसके बाद जैसे डर हो कि लूसे कहीं अपना फैसला बदल ना ले, वो तुरंत भाग पड़ा। एग्जिट टोकन हाथ में लेते ही उसका शरीर चमका और वो वहीं से गायब हो गया। 5 लोगों की टीम से एक प्लेयर पहले ही निकल चुका था। लूसी को मिले 1400 पॉइंट्स, एक स्ट्रेंथ पोशन, एक बेसिक हीलिंग पोशन और एक स्किल लर्निंग स्क्रोल। स्किल स्क्रोल देखकर लूसे थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। चाहे हाई लेवल ना हो, पर फिर भी ये एक सुपर पावर थी। बस इसे यूज करने के लिए स्पिरिट अवेकनिंग चाहिए था। खुशकिस्मती से बिग गाय अभी अवेकिन नहीं था, वरना वो जरूर इसे यूज कर लेता। अभी के लिए लूसे ने इसे अपने बैकपैक में डाल लिया। ओवरऑल ये डील बुरी नहीं थी, जबकि एग्जिट टोकन की कीमत सिर्फ 1000 पॉइंट्स थी। इस वक्त जो अब तक चुपचाप बैठा था, किर्क आखिरकार बोला। उसने सर उठाया और हैरानी की बात सीधा चाइनीज में बात की। अच्छा ही हुआ वो चला गया, वैसे भी कम लोग होंगे तो रिवॉर्ड्स बांटने में आसानी होगी।
वैसे तुम्हारा एग्जिट टोकन क्या गेम रिवॉर्ड था? मुझे याद है शॉप में एग्जिट टोकन सिर्फ एक ही बार खरीदा जा सकता है, पर पर्सन। ये बात सीधा लूसे से थी। वो आधा सही था। लूसी का एग्जिट टोकन वाकई एक गेम रिवॉर्ड था, लेकिन उसने खुद खरीदा नहीं था। उसने कभी गेम छोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं। ज्यूतियान जो पास ही खड़ा था, उसका दिल जोर से धड़का। उसने ये डिटेल नोटिस ही नहीं की थी। क्या लूसी मुश्किल में पड़ गया? वो तुरंत पूछ बैठा, तुम्हारे पास अब भी एग्जिट टोकन है ना? शायद नहीं, वैसे भी मैं क्यों छोड़ूं? गेम मज़ेदार नहीं है क्या? लूसी ने थोड़ा एब्सेंट माइंडेड सा जवाब दिया। पर वो तो एस्केप रूट है, तुम्हारा एस्केप रूट क्या होगा? ज्यूतियान घबरा गया। एस्केप रूट? लूसे ने सर उठाया। मास्क पर एक रेयर सा कंपोज्ड एक्सप्रेशन आया। जिस दिन से मैं इस गेम में आया हूं, उस दिन से कोई एग्जिट नहीं कभी था। ये फैसला लूसे ने शुरू से ही कर लिया था। ये कोई मेंटल कंफ्यूजन नहीं थी। चाहे चोजन ऑफ एगनी ना होता, चाहे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ना होती, चाहे पेन इम्यूनिटी भी ना होती, फिर भी वो इस क्रूअल गेम में ज़रूर आता। गेम छोड़ देना, सब कुछ खो देना। सुपर पावर्स खोना, जिंदगी बदलने का मौका खोना, ये मास्क खोना, शायद चोजन ऑफ एगनी भी। नामुमकिन। जिस पल उसने गेम में कदम रखा था, उसके लिए सिर्फ दो रास्ते थे, या तो जीत या मौत। उसे लगता ही नहीं था कि उसके पास कुछ खोना है। दोबारा शुरू करेंगे, ये सिर्फ कमज़ोर लोगों का बहाना होता है। जिनमें हौसला नहीं होता, उन्हें बस स्पेक्टेटर बन के रहना चाहिए। अगर एक बार भी पीछे हटेगा तो फिर कभी टॉप पर खड़ा नहीं हो पाएगा। ये कहकर जैसे उसकी सारी मेंटल एनर्जी खत्म हो गई हो, लूसे ज़मीन पर गिर गया और गहरी नींद में चला गया, पूरी दोपहर तक। खाना फिर सोना, हाँ बिल्कुल ग्लटनी के कैरेक्टर जैसा। ज्यूतियान वहीं खड़ा रहा, जमीन पर पड़े लूसे को देखता हुआ। बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो बंदा क्लियरली मेंटली अनस्टेबल लग रहा था, वो ऐसी बातें कह सकता है। एक पल के लिए वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, है ना? पर दूर बैठा किर्क अलग सोच रहा था। वो चुपचाप बैठा देख रहा था। उसकी आंखों में हल्का सा शक चमक रहा था। डिनर टाइम शुरू होता है, सभी प्लेयर्स गेम शुरू करें। एक और दरवाज़ा खुला। सिर्फ एक फीमेल प्लेयर भारी कदमों के साथ कमरे से बाहर निकली। इस बार लूसी और किर्क दोनों लगभग एक साथ ही मूव हुए। लूसी अपनी अगला स्वीप राउंड शुरू करने लगा, जबकि किर्क का एम था कम से कम एक पोर्शन तो लूसी के हाथ से छीन ले। इस बार सबने क्लियरली महसूस किया, पूरे असाइलम का ईयरी माहौल और गहरा हो चुका था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, पहले कभी न सुनी गई आवाज़ें गूंज उठीं। चीखें, बेचैनी भरी फुसफुसाहट, सिजिल की आवाज़ें। ये आवाज़ें दूर से आ रही थीं, पर इतनी डरावनी कि दिल कांप जाए। इतने मोटे लोहे के दरवाजे भी इन्हें रोक नहीं पा रहे थे। शायद इसीलिए क्योंकि आज पूरा दिन किसी ने अपनी दवाई नहीं ली थी, असाइलम के सब लोगों की हालत और बिगड़ गई थी। पूरा जगह जैसे केओस में डूब रही थी। आखिरी फीमेल प्लेयर तो कमरे में आई भी, एग्जिट टोकन हाथ में पकड़े। लेकिन सबसे ज्यादा बीमार सिर्फ पेशेंट्स नहीं थे, लूसे भी उनमें से एक था। तीसरी बार उसने सारा खाना और दवा स्वीप कर ली। उसके शरीर के अंदर एनर्जी ऐसे लग रही थी जैसे फटने वाली हो, और ग्लटनी मास्क अपने क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गया था। बैंग! जब लूसी ने दरवाज़ा खोला, अपनी ताकत कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने 10 सेंटीमीटर मोटे आयरन डोर को एक लात मारी और वो टेढ़ा हो गया। जो पेशेंट्स हंगामा करने वाले थे, वो तुरंत सीधे हो गए, बिल्कुल डर के मारे। फ्रीज! अगला ही पल लूसे उनके पास पहुंच गया। मैंने सुना है मैं तुम लोगों से सवाल पूछ सकता हूं। मैं पूछूंगा, तुम जवाब दोगे। इसी बीच किसी ने नोटिस ही नहीं किया। किर्क कभी रूम के अंदर गया ही नहीं। जब सब लोग अंदर चले गए, वो थोड़ा सा रुका और फिर ज्यूतियान के दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा खोला। चैप्टर 46 शक और वार्निंग। अब सिर्फ 3 बजे। आखिरी कमरे में वैंग आउ इस वक्त लूसे के सामने खड़ा था, जो लग रहा था जैसे कंट्रोल खोने ही वाला हो। जब अचानक दरवाज़ा जोर से लात मार के खुला और उसका सर फटने लगा, वैंग आउ ने इंस्टिंक्टिवली दांत दिखाने का सोचा। पर जैसे ही उसने देखा कि सामने लूसे है, उसका पूरा जिस्म अपने आप ही सिकुड़ गया। दांत दिखाना तो दूर की बात, वो सांस भी ध्यान से लेने लगा। पर अब वो पहले ही दीवार से चिपका दिया गया था।
लू से ने अपनी भयानक ताकत से उसे उठाकर हवा में लटका दिया। जब उन हाथों ने उसे पकड़ा, वैंग आओ को एक अजीब सा एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जिसमें उसे लगने लगा कि अब रेजिस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। रेजिस्ट करना बेकार था। ग्लटनी मास्क का असर, जितना ज्यादा खाते जाओ उतनी ज्यादा भूख लगती जाती है, और साथ ही साथ दिमाग का कन्फ्यूजन भी गहरा होता जाता है। वैंग आओ मास्क को घूरता रहा। उसे अजीब लग रहा था, जैसे सामने खड़ा आदमी उसे निगल लेना चाहता हो। ये सिर्फ मेटाफर नहीं था, ये एक बिल्कुल रियल फीलिंग थी। भैया शांत हो जाओ, मैं टेस्टी नहीं हूँ, जो पूछना है पूछ लो। वैंग आओ ने अपनी हिम्मत जमा करके बोला। शिकार बनने का जो डर होता है वो जीन्स में छुपा होता है। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पूरी तरह जाग चुका था। हुह हुह। लू से कुछ देर तक हाँपता रहा, फिर बोला, दोपहर में मैं किसी से मिला था और उसने मुझे बहुत निराश कर दिया। मुझे उम्मीद है तुम मुझे सैटिस्फाई कर सकते हो। वैंग आओ को धीरे से नीचे रखा गया। वो एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। दिल ही दिल में सोच रहा था, दोपहर में जो मिला था वो तो मैं ही था। पर ऐसी सिचुएशन में वो लू से को याद दिलाने की हिम्मत कैसे करता? ऐसा करता तो सीधा मौत को दावत देता। लू से ने हाथ से एक तेज नाखून निकाला और वैंग आओ की तरफ पॉइंट किया। जब मैं सवाल पूछना खत्म कर दूंगा, फिर हम एक गेम खेलेंगे। फिर अचानक उसने अजीब अजीब सवाल दागने शुरू कर दिए। हॉस्पिटल में स्पर्म डोनेट करना लीगल है, तो फिर मैं किसी को प्राइवेटली डोनेट कर दूं जो मुझे पसंद हो तो इल्लीगल क्यों? कहते हैं बनाना और कैरेट पेट साफ करते हैं। तुम्हें क्या लगता है, माउथ से यूज के लिए या बाहर से? अगर कोई अडल्ट नॉवल माइनर्स पर बेस्ड हो तो क्या उसे फिर भी अडल्ट नॉवल कह सकते हैं? तुम्हारे पास 5 ग्लास पानी है और 100 मिलियन लीडर्स आ गए, तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? वैंग आओ... लू से का मुंह मशीन गन की तरह चलता जा रहा था। शायद इस तरह वो अपने दिमाग का केओस शांत करना चाहता था, पर वैंग आओ का जिस्म कांप रहा था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके होंठ कांपते हुए निकला, मुझे नहीं पता यहाँ सबसे ज्यादा बीमार कौन है। शायद ऐसा कोई भी नहीं है। प्लीज़ मुझे और मत पुश करो। फिर लाइव व्यूअर्स के कमेंट्स आने लगे। हिस, मास्क्ड बंदा बकबक कर रहा है, पर क्या तुमने नोटिस किया, वैंग आओ का दिमाग एक्चुअली थोड़ा स्टेबल हो रहा है? हाँ, वो बिल्कुल एज पे है, पर स्टेबल हो भी गया तो क्या, कुछ काम की इन्फो तो मिली ही नहीं। सच बताऊं तो ये स्ट्रीम एक्साइटिंग तो लगती है, पर गेम के लिए बिल्कुल यूजलेस है। इसको खुद ही फर्क नहीं पड़ता एंड कैसे होगा। मुझे लगता है रियल शो कर्क का है, वही कुछ सॉलिड कर रहा है। हाँ भाई, मैं भी कर्क ही देखूंगा। लग रहा है वो जियोटैन को ढूंढ रहा है। बस रिलायबल लोग ही काम आते हैं। टाइम बीतता गया। गेम में लगभग एक पूरा दिन गुजर गया था। नॉर्मल गेम्स में एक दिन काफ़ी होता है, पर यहाँ लग रहा था जैसे कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा। व्यूअर्स भी बोर होने लगे थे। जिस प्लेयर को बहुत स्ट्रॉन्ग कहा जा रहा था, वो तो लग रहा था पूरा मेंटल पेशेंस के साथ ही घुल मिल गया हो। न गेम कंप्लीट कर रहा था, न कोई सॉलिड कंट्रीब्यूशन। उल्टा लग रहा था जैसे साइड इफेक्ट बन गया हो। इस बीच ऑडियंस ने नोटिस किया कि कर्क और जियोटैन मिल चुके हैं। जियोटैन एक हॉस्पिटल रूम में बैठा था। सामने एक पेशेंट बैठा था जो सिर्फ ड्रूल कर रहा था, बकबक किए जा रहा था। तब अचानक पीछे से आवाज़ आई, हेलो। परफेक्ट चाइनीज़ प्रोनंसिएशन सुनते ही जियोटैन का जिस्म झटके से घूमा। पीछे देखा, एक विदेशी चेहरा। ओह मिस्टर कर्क, आप मेरे रूम में क्या कर रहे हैं? गेम रूल्स में लिखा नहीं है कि एक रूम में 2 लोग नहीं हो सकते, कर्क ने हाथ जेब में डालते हुए कहा, थोड़ा एरोगेंट टोन में। और वैसे भी तुम चाइना के स्पेशल डिपार्टमेंट से हो ना? जियोटैन... वो हेजिटेट कर गया। सोचने लगा, क्या इतनी सेंसिटिव बात एक फॉरेनर को बतानी चाहिए? चिंता मत करो, कर्क ने कामली कहा, तुम्हारे देश का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ये सब डिपार्टमेंट्स जल्दी या देर से पब्लिक होने ही वाले हैं। तुम्हारे पास जो इन्फो है वो सबसे कंप्लीट होगी। हमारा बैकग्राउंड और गेम परफॉर्मेंस, ये सब तुम लोग मिस नहीं कर सकते।
जियोटैन ने सर हिला दिया। हाँ, ये सब बेटर गेम के लिए ही है। कर्क ने सीधा कहा, एक एडवाइस देता हूँ, मेंटली इल लोगों के ज़्यादा करीब मत जाओ। जियोटैन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने रूम में देखा, पेशेंट तो खतरनाक नहीं लग रहा था। थैंक्स फॉर कंसर्न, जियोटैन बोला, पर मैं काफ़ी केयरफुल हूँ, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ। चाहे जितना भी टेम्पटेशन हो, मेरी साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कर्क का चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जियोटैन? क्वेश्चन मार्क। उसी पल समझ आ गया। तुम मास्क्ड बंदे की बात कर रहे हो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी कुछ नहीं कह सकता, कर्क ने कहा, मुझे खुद भी बहुत चीज़ें समझनी बाकी है, अभी इन्फो बहुत कम है। इतना कहकर वो मुड़ गया। मैं इस गेम में परफेक्ट कंप्लीशन लूंगा, तुम अभी काम के हो, अपनी ताकत बचाओ, जिंदा रहो। जब मैं सब समझ जाऊंगा, शायद मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़े। ये कहकर कर्क निकल गया, दरवाज़ा बंद हो गया। जियोटैन वहीं बैठा रहा, ब्रो सिकुड़कर चाइनीज़ कैरेक्टर चुआन जैसा बन गया। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। व्यूअर्स, हा, जैसे ही मेंटल इलनेस की बात हुई, जियोटैन तुरंत समझ गया किसका जिक्र है। जियोटैन, मुझे नहीं पता कौन मेंटली इल है, मैं तो सब पहचान लेता हूँ। क्या ये इनफाइटिंग है? लगता है कर्क ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। वैसे भी मास्क्ड बंदा टीम को पीछे खींच रहा है, तो कर्क का एटीट्यूड समझ आता है। व्यूअर्स के बीच बातें चल रही थीं और इसी बीच पहले दिन का डिनर फेज भी खत्म हो गया। गेम ओवर, सभी प्लेयर्स अपने इनिशियल रूम में जाकर रेस्ट करें। जैसे ही आवाज़ आई, एक दरवाज़ा खुला और एक फिगर मछली की तरह बाहर कूदी। वो थी आखिरी फीमेल प्लेयर। उसके कपड़े बिखर चुके थे, आंखें खाली, चेहरे पर खून के दाग। इनिशियल रूम का दरवाज़ा बंद होते ही बाकी 4 प्लेयर्स ने एक दूसरे को देखा। अचानक वो लड़की कोने में गई और सफ़ेद चेहरे के साथ ज़ोर-ज़ोर से उल्टी करने लगी। जियोटैन कुछ पूछने ही वाला था कि उसने सीधा गेम टोकन निकाला, कुछ बोले बिना गेम से एग्जिट कर गई। पहला दिन, ऊपर से देखा जाए तो बिल्कुल बेकार गया, न कोई प्रोग्रेस, सब कुछ अभी भी मिस्ट्री। और प्लेयर्स? अब सिर्फ 3 बचे थे। चैप्टर 47। हड्डी तक ठंडी कर देने वाला डर, धरती हिला देने वाली अंदाज़ेबंदी। जियोटियान ने उस जगह को देखा जहां से वो फीमेल प्लेयर निकल गई थी और धीरे से एक सांस छोड़ दी। उसे पता था कि ये गेम कितना जुल्मी है। लाल मास्क वाले बंदे के अलावा, जो लगता था जैसे मस्त चल रहा हो, बाकी कोई भी ठीक नहीं था। किर्क तक के चेहरे पर कभी-कभी चोट के निशान दिख जाते थे। दिमाग का टॉर्चर, भयानक रहने की हालत और जरा सी गलती पर शरीर को होने वाला नुकसान। और ऊपर से बिग गाय ने जो पहले कहा था, वो बात समझ ही रहे हो। और फिर वो लड़की थी। इस गेम ने प्लेयर्स को ना खाना दिया ना पानी। पूरे दिन एक बूंद पानी भी नहीं, एक निवाला भी नहीं। बस एक ही बंदा था जो खा पी रहा था, लाल मास्क वाला। ये बंदा इतना स्पेशल कैसे है? जियोटियान ने सर हिलाया। एक ऑफिशियल होने के नाते उसे उस लड़की का बैकग्राउंड पता था। वो बस एक नॉर्मल सी प्लेयर थी, जो मुश्किल से 2 गेम क्लियर करके थोड़े से रिवॉर्ड्स ले पाई थी। जब उसे पता चला कि ये हेल मोड गेम है, तो पहले भागने का सोचा। फिर उसे लगा, अगर मैं बस जिंदा रह गई और बाकी लोग गेम क्लियर कर गए, तो टेक्निकली मैं भी क्लियर ही समझी जाऊंगी। पर उसे अपनी नाइविटी का एहसास हो गया। एक पागल खाना जैसा प्रिजन, टीममेट्स जो धीरे धीरे अपना दिमाग खो रहे थे, और जो पहले आए थे उनका खूनी अंजाम। छोड़ो यार, अफसोस है, पर क्विट करना भी ठीक है, जियोटियान ने गहरी सांस लेते हुए कहा। लू से जो उसके पास खड़ा था, उसने फ्लोर पर पड़ी हुई उल्टी की तरफ देखा और सर हिला दिया। हाँ, थोड़ा अफसोस तो है। थोड़ा रुककर अचानक उसने खुद को जोर से एक थप्पड़ मारा, तुरंत घूमा और साइड में चला गया। जियोटियान, क्या? इस बंदे को क्या हो गया अब? दूसरी तरफ किर्क, जो आमतौर पर चुप ही रहता था, आगे बढ़ा और बोला, इसमें अफसोस की कोई बात नहीं है। ऐसे गेम में जिंदा रहना ही बड़ी बात है। ये जगह उसके लेवल की थी ही नहीं। कहते हुए उसने धीरे धीरे पूरे रूम को देखा, फिर बोला, अब जो लोग बचे हैं वही असल में इस गेम के लायक लगते हैं।
2 परफेक्ट कंप्लीशन प्लेयर्स और एक हाई लेवल प्लेयर जो ऑफिशियल भी है। यही लोग इस हेल मोड के लायक थे। लेकिन किर्क की नज़र दूर पड़े हुए लूसे पर गई, जो जमीन पर टाई शेप में गिर के पड़ा था। किर्क ने पूछा, ये दोस्त जो पागलपन का नाटक कर रहा है, क्या ये सच में गेम छोड़ने का सोच भी नहीं रहा? मेरी सुपरनैचुरल एबिलिटी मेंटल इंटरफेरेंस है। मैं तुम पर कई बार यूज कर चुका हूं, पर अक्सर उल्टा मुझ पर ही पड़ गया। अब तुम्हारा कंफ्यूजन सिर्फ एक्टिंग नहीं रहा, चाहे तुम इसे सेल्फ हिप्नोसिस कह लो, तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। इस स्पीड से चलते रहे तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस सकते हो, एक परमानेंट इंसैनिटी के स्टेट में। किर्क धीरे धीरे लूसे के और पास आता गया, जैसे किसी को मौत का फरमान सुना रहा हो। दूर खड़ा जियूतियान चुपचाप ये सब देख रहा था। इस बार ना उसने बीच बचाव किया, ना कुछ बोला, बस इंतजार करता रहा कि बात कहाँ जाती है। तुम्हारी एबिलिटी क्या है? खाना? मैं शुरू से पूछ रहा हूँ तुम्हारा गोल क्या है, और अब भी जानना चाहता हूँ। पर एक नॉर्मल इंसान के तौर पर मुझे लगता है ये अच्छा चॉइस नहीं है। मैं फिर पूछता हूँ, क्या तुम सच में क्विट नहीं करोगे? ये मत कहना कि तुम्हारे पास एग्जिट टोकन खत्म हो गए हैं। इस वक्त किर्क बिल्कुल लूसे के सामने आ चुका था। जैसे ही वो एक कदम और आगे बढ़ने वाला था, अचानक एक जबरदस्त खतरे का एहसास उस पर छा गया। जो लूसे जमीन पर चुपचाप पड़ा था, उसने अचानक बोला, मैं सजेस्ट करता हूँ इस वक्त मेरे ज्यादा पास मत आओ। किर्क के कदम रुक गए। उसके दिमाग में एक अजीब सा अलार्म बज रहा था, आगे मत बढ़ो। हल्की सी हंसी के साथ वो पीछे हट गया और मुड़कर चला गया। बहुत कॉन्फिडेंट हो। मैं बस चिंता कर रहा हूँ, अगर तुम क्विट नहीं करोगे तो मेरा गेम कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा। लूसे चुप ही रहा। उसके अंदर इस वक्त जबरदस्त एनर्जी का उथल पुथल चल रहा था और दिमाग में पूरा केओस। उसका बोलने का मन ही नहीं था। कुछ देर बाद वो फिर से लेट गया और सो गया। जियूतियान ने भी कुछ नहीं कहा। आज जो कुछ भी सीखा था उस पर बात करने की कोशिश तक नहीं की। उसे पता था ये दोनों सुनने वाले नहीं हैं। 3 भूखे लोग एक खाली रूम में दूर दूर बैठे थे। कोई फ्लोर पर बैठा, कोई दीवार से लगा हुआ, और ऐसे ही रात गुजर गई। हाँ, ये सब्र की रात थी, एक बेहद दर्दनाक रात। पूरे हॉस्पिटल में आज एक भी बाइट खाना नहीं मिला, न खाना न दवाई। रात होते ही चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। कई आयरन डोर्स भी उन आवाज़ों को रोक नहीं पा रहे थे। भूखे लोग दीवारों और दरवाजों पर मार रहे थे। पूरा हॉस्पिटल एक भूतिया महल जैसा लग रहा था। किर्क ने सेल्फ हिप्नोसिस का सहारा लेके नींद ले ली। लू से पहले ही गिर चुका था, सोया हुआ था। बस जियूतियान ही था जो बिल्कुल नहीं सो पाया। उसने अपने कलीग से आई हुई सारी इन्फॉर्मेशन को दोबारा पढ़ा। किर्क और लूसे के बीच बढ़ती टेंशन को सोचा और अचानक उसे ठंड सी लग गई। एक अजीब सा खतरा उसे महसूस होने लगा। सोच एक ही दिशा में दौड़ रही थी। ये हेल मोड गेम देखने में शायद फिजिकल टॉर्चर कम दिखा रहा था, पर कुछ तो बहुत गलत था। एक ऐसा डर जो धीरे धीरे उसके दिल को जकड़ रहा था। पूरा रात एक हॉन्टेड हाउस जैसा माहौल था। अगला दिन आया, गेम फिर शुरू हुआ। किर्क फिर से लूसे के साथ रेस कर रहा था, एक खाने के पीछे, दूसरा कम से कम एक दवाई के लिए। पर इस बार जियूतियान सीधा एक रूम के सामने खड़ा हो गया, एक क्लियर पर्पस के साथ। ये था लॉन्ग वू का रूम, वो पहला पेशेंट जिससे लूसे मिला था। जियूतियान को इंस्टिंक्टिवली लगा उसके डर का सोर्स यही है। रूम में घुसते ही उसने लॉन्ग वू को देखा। वो बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। कोई और आया? नया बंदा? हाँ। हेलो, जियूतियान बोला, थोड़ा हैरान। लॉन्ग वू का मेंटल स्टेट सरप्राइजिंगली स्टेबल लग रहा था। इसलिए उसने सीधा सवाल पूछ लिया, तुम्हें पता है इस हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा बीमार कौन है? है, जाना पहचाना सवाल है, ये तुम्हें पूछना ही चाहिए। लॉन्ग वू कांपता हुआ जमीन पर मरता पलट रहा था। नहीं, जवाब है कोई नहीं। यहाँ सबसे ज्यादा बीमार कोई नहीं होता। कौन नहीं बीमार होता? तुम भी बीमार पड़ोगे। एक दिन तुम भी बीमार हो जाओगे और यहीं रह जाओगे हमेशा के लिए। जियूतियान ने उसकी बातों पर भौंचक्का सा एक्सप्रेशन बनाया ही था कि अचानक वो फ्रीज हो गया। वही डर जो रात भर उसके साथ था वो फिर लौट आया, और इस बार उसके दिमाग में सब कुछ डरावनी तरह से क्लियर हो गया। उसके कलीग्स ने जो इन्फो भेजी थी लूसे और किर्क के बारे में, वो सब उसे पता था। पेशेंट्स का हर एक शब्द, हर एक बात सब रिकॉर्ड थी। लॉन्ग वू से उसे पता चला था बाद में आए लोग बेगुनाह थे और जो पहले आए थे वो गिल्टी थे।
इसलिए उनसे सवाल पूछना और उन्हें टॉर्चर करना जरूरी था। पहला पेशेंट जिसे लूसे ने टॉर्चर किया था, वो भी इसी दौरान पागल होता जा रहा था और लूसे बार बार पूछ रहा था, क्या तुम पूछ रहे हो सबसे ज्यादा बीमार कौन है? उन्होंने गेम खेलने की बात भी की थी और लूसे ने कहा था कि वो पहले वाले से अलग है। पर उस पेशेंट को कैसे पता था कि लूसे क्या पूछने वाला है? क्या ये भी गेम का हिस्सा था? और पहले वाले का मतलब क्या था? किर्क के सवालों से भी एक बात सामने आई थी। हॉस्पिटल 2 ग्रुप्स में बटा हुआ था। पहले वाले गिल्टी थे, बाद वाले इनोसेंट। जब किर्क ने पूछा कि बाद वाले यहाँ क्यों आए, तो सामने वाला बंदा बिल्कुल पागल हो गया था। और अब लॉन्गवू कह रहा है, तुम्हें जवाब कभी नहीं मिलेंगे और तुम भी एक दिन बीमार हो जाओगे और यहीं रह जाओगे हमेशा के लिए। और सोचो, इस बंदे का नाम लॉन्गवू है। किर्क जिससे मिला था उसका नाम लॉन्ग ल्यू था। क्या हो सकता है? शायद पहले पेशेंट ने अंदाजा इसलिए लगाया क्योंकि ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा था, सिर्फ एक बार नहीं, कई बार। हॉस्पिटल के पेशेंट्स 2 ग्रुप्स में थे। पहले वाले असली पेशेंट्स थे और बाद वाले वो लोग थे जो उनसे सवाल पूछने आए थे। और ये बाद वाला ग्रुप कभी जवाब नहीं पाया, कभी ये नहीं जान पाया कि सबसे ज्यादा बीमार कौन है। इसलिए वो यहीं रह गए, हमेशा के लिए। जियो तियान के दिमाग में एक बहुत बड़ी, अंदर तक हिला देने वाली सोच जन्म लेने लगी। क्या हो सकता है कि ये सब लोग कभी प्लेयर्स ही थे? उसने धीरे से पूछा, तुमने कभी चोजन्स पैराडाइज के बारे में सुना है? चैप्टर 48 वो लूपहोल जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं, तुम क्यों नहीं पूछोगे? तुम क्या बोल रहे हो? लॉन्गवू को शायद जियो टियान की बात ठीक से सुनाई नहीं दी। उसने कन्फ्यूजन में सर उठाया और दोबारा पूछा। वो कैसी आंखें थी? बिल्कुल मैकेनिकल, बिल्कुल बेजान। उन्हें देखकर जियो टियान के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में इससे भी ज्यादा बड़ी और डरावनी बातें चल रही थी। जियो टियान पीछे नहीं हटा। चोजन्स पैराडाइज, उसने हर लफ्ज जोर देकर बोला, आंखों में आंखें डालकर लॉन्गवू को घूरते हुए। 5 सेकंड। पूरे 5 सेकंड तक हवा बिल्कुल शांत रही। वक्त ऐसा लगा जैसे जम गया हो, जैसे एक पल में सदियां बीत गई हों। जियो टियान को लगा जैसे स्पेस ही फ्रीज हो चुकी हो। लॉन्गवू बस उसे घूरता रहा, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह, बिना हिले। अगले ही पल, धम, एक लोहे की जंजीर हवा में घूमती हुई जियो टियान की तरफ आई। वो कटी हुई जंजीर भारी और तेज थी, बिल्कुल एक बैटल एक्स की तरह। चाहे जियो टियान कितना भी तेज हो, वो टाइम पर डॉज नहीं कर पाया। तभी उसके पैरों पर अचानक हरे रंग के बूट्स चमक उठे। बूम! बूट से तेज हवा का झटका निकला और जियो टियान 1 मीटर पीछे उछल गया, बस बाल बाज गया। एक्सक्विजिट वेपन, रिस्पॉन्सिव बूट्स। जंजीर से निकली हवा ने जियो टियान की आंखों को चुभा दिया। उसका चेहरा शॉक से बिगल गया। अगर वो हिट लग जाता तो कम से कम हड्डियां टूटना और मांस फटना पक्का था। आर, मार दो मुझे! एक पल में लॉन्गवू बिल्कुल बदल गया। उसका सूखा सा शरीर अब लाल भाप छोड़ रहा था, जैसे वो किसी अबनॉर्मल स्टेट में चला गया हो। जमीन पर पड़े ईंट पत्थर सीधे क्रैक हो गए, मलबा हर तरफ उड़ गया। जियो टियान डर के मारे दीवार के कोने में छुप गया। उसका दिल डूब रहा था। सामने वाला अचानक बिल्कुल पागल हो चुका था। सिर्फ एक सवाल सुनते ही, चाहे उसने जवाब ना दिया हो, पर यह लगभग जवाब देने जैसा ही था। मारो, मारो! लॉन्गवू ने जंजीर छोड़कर उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और अंधाधुंध घुमाने लगा। जियो टियान पूरे कमरे में घूमता रहा, आखिरकार दरवाजे के पास छुप गया। पूरा कमरा ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप आ गया हो। ये क्या है? ये चोजन्स? तुम क्या बोल रहे हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? दवाई चाहिए, मुझे दवाई दो। आखिर में लॉन्गवू ने अपना सर दोनों हाथों में पकड़ लिया, दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर गया और बार बार कुछ बड़बड़ाने लगा। जियो टियान वहीं खड़ा रह गया, समझ ही नहीं पा रहा था क्या करे। नहीं चाहिए दवाई, मुझे मत दो, ले जाओ इसे। अचानक लॉन्गवू का मूड फिर बदल गया।
उसने पूरी ताकत जोड़कर सबसे दूर कोने तक दौड़ लगाई और अपना सर दीवार पर मारना शुरू कर दिया, जब तक खून न निकल आए। फिर थकी हुई सांसों के साथ उसने जियोटिएन की तरफ देखा। इस बार जो आंखें जियोटिएन ने देखीं वो बिल्कुल सबसे साफ थीं। भाग जाओ, भाग जाओ। फिर अचानक उसका चेहरा फिर से डल हो गया, जैसे वो सो गया हो। जियोटिएन बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, कुछ बोले बिना। अब उसे लगभग पक्का हो चुका था, उसका अंदाजा शायद सही था। लेकिन चोजन्स पैराडाइज का गेम तो अभी शुरू हुआ था ना? अगर ये लोग भी प्लेयर्स थे तो यहाँ हो क्या रहा है? और उनकी यादों के हिसाब से वो लोग पता नहीं कितने सालों से यहाँ फंसे हुए हैं। फिर एग्जिट टोकन्स का क्या हुआ? क्या वो इसे यूज़ नहीं कर सकते थे? या उन्हें यूज़ करने की इजाज़त ही नहीं थी? वो कब गेम में आए थे? क्या गेम तभी शुरू हो चुका था? या फिर क्या टाइमलाइन ही अलग-अलग चल रही थी? जियोटिएन ने गहरी सांस ली। उसने अपना बैकपैक खोला और एग्जिट टोकन निकालकर ध्यान से देखा। उस पर बने हुए कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत डिज़ाइन को देखकर उसे थोड़ी सी तसल्ली मिली। उसने टोकन वापस रख दिया। अभी भी भागने का रास्ता है, अभी भी। लेकिन अगर ये सब सच है तो मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। क्या ये गेम वाकई कंप्लीट हो सकता है? ये लॉन्ग वू अगर सच में एक सीनियर है तो उसकी ताकत जियोटिएन के अंदाजे से कहीं ज़्यादा है। अगर टास्क सबके लिए सेम थे तो जो काम पहले वाले नहीं कर पाए, क्या वो कर पाएगा? सबसे ज़्यादा बीमार को ढूंढो। सुनने में तो कितना सिंपल लगता है, लेकिन जो भी पहले आया सब फेल हो गया। उसे वो लूप होल ढूंढना होगा जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा ही नहीं। क्या हो सकता है? और वो सब लोग हमेशा के लिए यहाँ क्यों फंसे हुए हैं? उन्होंने आखिर क्या झेला था? एक ही पल में जियोटिएन का कॉन्फिडेंस बर्फ में पड़ी बैंगन की तरह मुरझा गया। जियोटिएन स्पेशल ऑपरेशंस, हमें तुम्हें याद दिलाना है कि ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन मिले उसे बहुत संभाल कर एनालाइज करो। लाइव स्ट्रीम देख रहे ऑफिशियल स्टाफ ने उसे याद दिलाया। और ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि क्रिटिकल मोमेंट्स में सबसे पहले अपनी जान बचाओ। ज़्यादा प्रेशर मत लो। जियोटिएन ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। दीवार से टिककर उसने अपना बिखरा हुआ दिमाग शांत किया। उन दोनों से कोई अपडेट? किर्क को पेशेंट से जवाब मिला है कि यहाँ कोई भी सबसे ज़्यादा बीमार नहीं है, हम सब बस यहाँ के गुलाम हैं। जियोटिएन ने हल्की सी हंसी छोड़ी। उसके अपने अंदाजे के हिसाब से ये जवाब बिल्कुल समझने लायक था। लाल मास्क वाले का क्या? उस साइड से कुछ मिला? वही हाल, कोई काम की इन्फो नहीं, बस दरवाजे खोलना और पेशेंट्स को टॉर्चर करना। पेशेंट्स सब कह रहे हैं कि वो सबसे ज़्यादा बीमार नहीं है। हमने उन्हें ऑब्जर्व करना लगभग बंद कर दिया है। अब तो बस मेंटल पेशेंट्स का आपस में बात करना ही रह गया है। जियोटिएन ने गहरी सांस ली। उसे लॉन्ग वू की हालत याद आई और लाल मास्क वाले की पागल सी स्टेट भी। वो सच में पागल तो नहीं हो गया ना अभी तक? ब्रेकफास्ट का टाइम खत्म हो चुका है। सभी प्लेयर्स इनिशियल रूम में वापस आ जाएं। तीनों लोग सेंटर में एक ट्रायंगल की तरह बैठ गए। कोई कुछ नहीं बोला, बिल्कुल खामोश मूर्तियों जैसे। किर्क के चेहरे पर सोच विचार था, जैसे वो किसी बात पर गहरी प्लानिंग कर रहा हो। लू से हमेशा की तरह बिल्कुल सेम था। सिर्फ जियोटिएन, इस भयानक सच को जानने के बाद उसका ऑरा काफी भारी हो गया था। हेलो प्लेयर्स, मैं हूं महान टॉम। रेस्ट टाइम में आप बातचीत कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिस्कवरी, जजमेंट या गेम से रिलेटेड सवाल हो तो बिना झिझक पूछ सकते हैं। लोहे की चमड़ी वाला रोबोट टॉम फॉर्म्युलेक अंदाज में बोला और फिर अपनी ट्रैक्स पर धीरे से साइड में हो गया। कुछ पता नहीं कितना वक्त बीता, तब जाकर जियोटिएन ने फैसला किया कि वो ये डरावनी सच उन दोनों को बता देगा। शायद उनका मुराइल गिरे, पर अब वक्त नहीं था ज्यादा सोचने का। सब लोग, मेरे पास एक बुरी खबर है, मुझे लगता है तुम्हें ये जाननी चाहिए। इस प्रिजन में जो लोग पीछे हैं और हमेशा खुद को इनोसेंट बताते हैं,
बहुत मुमकिन है कि वो भी हमारी तरह प्लेयर्स ही हों। ये कहकर जीयूटीएन ने दोनों की तरफ देखा, उनकी रिएक्शन जांचने के लिए। पर जो उसने देखा उसने उसे चौंका दिया। किर्क उसकी तरफ देख रहा था, आंखों में तेज चमक, चेहरे पर हल्का सा शौक और थोड़ी सी खुशी भी। और लू से? उसने तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, कोई रिएक्शन नहीं। तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मुझे ये क्यों लगा? चैप्टर 49 आखिरी इल्जाम। क्या लूसी ही गेम का असली टारगेट है? जीयूटीएन को समझ ही नहीं आ रहा था इन दोनों का रिएक्शन उसके एक्सपेक्ट किए हुए से बिल्कुल अलग क्यों था। कर्क अचानक खड़ा हो गया, 2-3 कदम आगे पीछे चला, फिर जीयूटीएन की तरफ मुड़कर फॉर्मली बोला, मिस्टर जियो, आपके एनालिसिस और इंटेल के लिए बहुत धन्यवाद। इससे मेरी सोच बिल्कुल क्लियर हो गई, सब कुछ सेंस बन गया। जीयूटीएन, रुको, मेरी बात इतनी पावरफुल थी क्या? बिना ज्यादा सोचे, बिना पूछे कि मैं इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा, ये सीधा मान भी लिया। और सबसे अजीब बात, ये लोग खुश क्यों लग रहे हैं? उनका ट्रेन ऑफ थॉट क्लियर हो गया, पर डरना तो चाहिए ना। खुशी किस बात की? जीयूटीएन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे हमेशा लगता था कर्क थोड़ा एरोगेंट है, पर लॉजिकल है। अब उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो इंस्टिंक्टिवली लूसी की तरफ देखा और रेड मास्क पर एक कंटेम्प्ट भरी एक्सप्रेशन थी। लूसी ने कैजुअली कहा, ये तो ऑब्वियस था ना, इसमें बोलने की क्या जरूरत थी? जीयूटीएन, रुको, ये पागल आदमी पहले से समझ चुका था। नहीं, रुक जा, मैं ही बेवकूफ हूं जो एक पागल से लॉजिक डिस्कस करने चला। जीयूटीएन थोड़ा सा स्टन था। सच कहूं तो जब उसे ये आइडिया पहली बार आया था, वो काफी देर तक डर और टेंशन में डूबा रहा था। पर इन दोनों को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लाल मास्क वाला तो वैसे भी अजीब है, पर कर्क भी ऐसा ही बिहेव कर रहा है। क्या उसकी चाइनीज वीक है, इसलिए मेरी बात का असली मतलब समझ ही नहीं पाया? कुछ देर तक जीयूटीएन जमीन पर बैठा रहा, बीच बीच में अपने दोनों बॉस लेवल टीममेट्स को देखता हुआ। लूसी का तो कहना ही क्या, जैसे ही पेट भरा सीधा लेट गया, बिल्कुल एक लेजी मछली की तरह। बस फर्क ये था, ये लेजी मछली अंदर से खौफनाक मॉन्स्टर थी। अब उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी। जमीन पर लेटे हुए कभी बेकार की हंसी, कभी अजीब सी बातें। जीयूटीएन को तो लगने लगा कहीं ये बंदा अभी अल्ट्रामैन में ही ट्रांसफॉर्म ना हो जाए। और कर्क, वो भी शांत नहीं था। दूर से इधर-उधर घूम रहा था, कभी कंफ्यूजन, कभी रियलाइजेशन, और धीरे-धीरे खुद से कुछ बोल रहा था। जीयूटीएन का दिमाग घूम गया। उसने अपना चेहरा छुआ और सोचा, प्रॉब्लम मुझ में तो नहीं है ना? लॉन्ग ल्यू के हिसाब से प्लेयर्स आखिरकार यहीं रह जाते हैं। तो क्या ये दोनों सच में पागल हो गए हैं? ये दोनों क्या बकबक कर रहे हैं? मतलब क्या है इसका? सच में लग रहा है दोनों इंसेन हो चुके हैं। देखने में भी क्रीपी है, परफेक्ट कंप्लीशन वाले प्लेयर्स। क्या अब फुल वाइप होने वाली है? मैं तो कहता हूँ जीयूटीएन भाग जाए। नहीं, सीधा एग्जिट कर दो। अगर ये दोनों सच में पागल हो गए तो एग्जिट टोकन ही बचाएगा। स्पेक्टेटर्स का भरोसा धीरे धीरे टूट रहा था। आखिरी कमेंट ने जीयूटीएन का दिल जोर से धड़का दिया। हाँ, अगर ये दोनों सच में पागल हो गए तो शायद उसे एग्जिट टोकन यूज करने का मौका भी ना मिले। लंच टाइम शुरू होता है, प्लेयर्स गेम शुरू करें। अनाउंसमेंट हुआ और लूसी तुरंत उठकर खाने भाग गया। पर इस बार कर्क नहीं हिला। वो धीरे से जीयूटीएन के पास आया। मुझे लगता है ये गेम अब यहीं रोक देना चाहिए। ना खाना है, ना पानी, काफी ड्रैग हो चुका है। जीयूटीएन ने सरप्राइज से उसे देखा, फिर देखा कि कर्क पास के रोबोट से बोल रहा है, होस्ट, मुझे पता चल गया है, यहाँ का सबसे ज्यादा बीमार कौन है? जीयूटीएन, ओह, मुझे ग्रेट टॉम कहो। टॉम ने सर घुमाया। कौन है वो? जब वो वापस आएगा तब बताऊंगा। अगर वो अंदर ही नहीं आया तो गेम चल ही नहीं सकता। कर्क ने हाथ पॉकेट्स में डाले और हॉलवे के एंड पर खड़े लूसी को देखकर कॉन्फिडेंट स्माइल दी, जो मजे से खाना खा रहा था। जीयूटीएन को समझ आ गया कर्क क्या करने वाला है। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। आगे वाले प्लेयर,
गेम पॉज किया जा रहा है। कृपया तुरंत इनिशियल रूम में वापस आएं। लूसी ने तेज-तेज खाया और थोड़ी ही देर में स्वैग के साथ वापस आ गया। पर इस बार कर्क नहीं हिला। वो धीरे से GUTN के पास आया। मुझे लगता है अब जरूरत नहीं है, सीधा बोला, GUTN की तरफ देखते हुए। गेम यहीं आ चुका है, अब मेरी डिकोडिंग शुरू होती है। हर बार जब मैं कोई क्रूशल सवाल पूछता हूँ, पेशेंट्स बिल्कुल पागल हो जाते हैं। इसका मतलब कुछ तो जरूर है। GUTN, तुम्हारा एनालिसिस और इंटेल सही है। तुमने कहा ये लोग पहले प्लेयर्स थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता उनके साथ क्या हुआ, पर ये मेरी थ्योरी के साथ परफेक्टली फिट होता है, क्योंकि जब मैंने पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए, मेरा पेशेंट भी बिल्कुल पागल हो गया था। इससे एक बात क्लियर होती है, पेशेंट्स चाहे कितनी भी उलझुल बात करें पर झूठ नहीं बोलते। तो जो उन्होंने शुरू में कहा कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो शायद सच है। यहाँ कोई भी सबसे ज़्यादा बीमार नहीं है। इसका रीज़न ये है कि पहले के सारे प्लेयर्स यहीं वाइप हो चुके हैं, इसलिए नॉर्मल गेम लॉजिक यहाँ काम नहीं करता। इसलिए सब पॉसिबिलिटीज़ हटाकर सबसे ऑब्वियस चीज़ हमेशा से हमारे सामने थी, तुम। ये कहते हुए कर्क ने हाथ उठाया और दरवाजे के बाहर खड़े लूसी की तरफ उंगली कर दी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम ही हो मिशन का टारगेट, सबसे ज्यादा बीमार। पर गेम ने तो कहा था कि सबसे ज्यादा बीमार हॉस्पिटल के अंदर है, GUTN तुरंत बोला, पर कर्क ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं होती। क्या वो हॉस्पिटल में नहीं है? बस इस पॉइंट पर आ जाने से उसके सारे एक्शन सेंस बनाते हैं। उसके पास आम प्लेयर से कहीं ज्यादा पावर्स हैं। वो हमेशा से क्रेजी रहा है और जैसे हॉस्पिटल का ही हिस्सा बन चुका है। उसने सारे पेशेंट्स की दवाइयाँ खा लीं ताकि वो होश में ना आ सकें। गेम में ना खाना है ना पानी, और उसने सबसे घिनौनी चीज़ें खाकर हमारा आखिरी फूड सोर्स भी ख़त्म कर दिया। उसे एग्जिट टोकन्स की भी परवाह नहीं। यहाँ के सारे पेशेंट्स उससे डरते हैं। कर्क ने गहरी सांस ली, जैसे सारी उलझन साफ हो गई। जवाब तो हमेशा सामने ही था। स्पेक्टेटर्स ने भी कहा ये सबसे ज़्यादा बीमार है। ये गेम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ये इंसान की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाता है। शुरू से ही हम उसे प्लेयर समझ बैठे। लोगों ने कहा उन्होंने उसकी पिछली स्ट्रीम्स देखी हैं, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि हाँ, गेम ने तो शुरू में ही बता दिया था। हमारा रिश्ता कोऑपरेशन का भी हो सकता है और कंपटीशन का भी। जैसे तुम्हारी चाइनीज़ कहावत है, दिए के नीचे अंधेरा। क्या मैं गलत हूँ? कर्क की बाज जैसी आंखें दरवाजे के बाहर खड़े लूसी पर टिक गईं। उसकी आवाज़ तेज और पक्की थी। चैप्टर 50। किसने बोला तुम्हें कि वही होस्ट है? कर्क बोलता ही जा रहा था, पर लूसी ने अब तक एक भी सीधा जवाब नहीं दिया था। उसके मास्क पर एक्सप्रेशंस इतनी तेज बदल रहे थे जैसे सिचुआन ओपेरा का फेस चेंजिंग एक्ट चल रहा हो। देखने वालों की आंखें ही घूम जाएं। पीछे कॉरिडोर में लाल लाइट्स और तेज चमकने लगे। अब पूरा हॉलवे खून लाल रंग में डूब चुका था। न ब्लिंक न ब्रेक, सिर्फ एक घुटन भरी दबाव वाली एटमॉस्फेयर। कर्क चुप हो गया। उसकी बाज जैसी आंखें सीधी रेड मास्क पर टिकी हुई थीं, लूसी के रिएक्शन और अगले मूव का इंतजार करते हुए। है। मास्क के नीचे से एक भारी खुरदुरी हंसी निकली, जैसे सड़ी हुई लकड़ी पर आरी चल रही हो। लगता है मैं गलत नहीं था। लाल लाइट को चमकते हुए 5 मिनट हो गए हैं। आखिरकार लूसी बोला, लेकिन जो बोला वो कर्क के इल्ज़ाम से बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं था। उसने कर्क के क्लेम को टच तक नहीं किया। सोच रहा हूँ, इस बंदे के मुंह से ये वर्ब सुन के अजीब लग रहा है। भाई, तुझे सच में सोचना भी आता है क्या? वैसे मुझे लगता है ये फॉरेन बंदा सही हो सकता है। कहीं ये मास्क गाय ही तो नहीं? अगर ये मास्क गाय है तो हम अभी भी उसके POV से लाइव स्ट्रीम क्यों देख रहे हैं? वो तो प्लेयर का ही स्ट्रीम है ना? अरे यार, दिमाग घूम गया। और ये क्या सीन है? प्लेयर्स सालों से यहीं बंद है। सच है क्या? जब भी गेम ट्राई करने का सोचता हूँ, हेल मोड का लेवल देख के तुरंत प्लान कैंसिल हो जाता है। लूसी की बातों पर कोई सीरियस डिस्कशन नहीं हुई। लोग उसके रैंडम बोलने के आदत हो चुके थे।
पागल की बकबक से कोई एनालिसिस का सोचता भी नहीं। ब्लैंक, अब ध्यान से देखो सब लोग। ब्लैंक, पिछली बार जब सबने सोचा था ये बंदा पूरी तरह पागल हो चुका है, तब वही सबसे ज्यादा क्लियर हेडेड निकला था। ब्लैंक, मुझे उसके नेक्स्ट मूव का इंतजार है। ब्लैंक, आज लेट क्यों हो? चाहे स्पेक्टेटर्स कुछ भी सोचें, पर जिऊ तियान, जो पूरा दिन लू से के साथ था, उसे अब क्लियरली फील हो रहा था कुछ तो गड़बड़ है। इंसान के साथ एक चीज होती है, ऑरा। कुछ लोगों के पास खड़े होते ही अपने आप ही डर महसूस होता है, जैसे उनकी प्रेजेंस तुम्हें दबा रही हो। इस वक्त लू से का ऑरा सबसे ज्यादा कियोटिक और अनस्टेबल था, जैसे एक बच्चा हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन के सामने खड़ा हो, पर उसके मुंह से निकलने वाले शब्द वो इस गेम में सबसे ज्यादा क्लियर और रैशनल लग रहे थे, जैसे रेड मास्क के नीचे का दिमाग थोड़ा सा होश में आ गया हो। तुम क्या सोच रहे हो? जिऊ तियान ने खुद आगे बढ़कर पूछा। अब तक वो कर्क के अजम्पशन से अग्री नहीं करता था। लॉजिक के हिसाब से बात गलत नहीं लगती थी, पर लूसे के पास नेम कार्ड था। गेम शुरू होते वक्त उसने क्लियरली देखा था लूसे ने अपनी पैंट से वो गोल्डन नेम कार्ड निकाला था। ये बंदा तो प्लेयर ही था। ये सब कंस्पिरेसी कैसे हो सकती है? मुझे क्या सोचना है? लूसे बोला, फिर एक जोर का बर्प मारा, जैसे ज्यादा खा लिया हो। मुझे ये सोचना है पनिशमेंट क्या होगा। सब लोग एकदम फ्रीज हो गए। पनिशमेंट? गेम ने तो कहा था अगर लाल लाइट फ्लैश होने के बाद भी तुम अंदर नहीं गए तो कुछ बुरा होगा, पर कुछ हुआ क्या? मास्क के नीचे से एक और भारी हंसी निकली। फिर लूसे ने अपनी नज़र टॉम, उस आयरन स्किन रोबोट पर डाली जो चुपचाप कोने में खड़ा था। तुम क्या सोचते हो? अब तक कोई पनिशमेंट क्यों नहीं हुआ? टॉम? क्वेश्चन मार्क। डॉट डॉट डॉट। टॉम का मैकेनिकल बॉडी थोड़ा सा और स्टिफ हो गया, पर उसने कुछ नहीं बोला। कर्क ने बात कंटिन्यू की। तुम ही फाइनल टारगेट हो चुके हो, अब पनिशमेंट की क्या जरूरत है? चाहे तुम सच में पागल हो या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, सब खत्म हो चुका है। वो और बोलने ही वाला था कि लूसे ने पहली बार सीधा अपना मास्क उसकी तरफ घुमा दिया। है भाई, तुम्हारी स्मेल बड़ी अच्छी है। मैं तुम्हारी जजमेंट और गेम की एनालिसिस से अग्री करता हूँ। तुम हर बात में सही हो। ऐसे टाइम पर वो पॉसिबिलिटीज सोचना जो पहले किसी ने नहीं सोची, बिल्कुल ठीक। दिए के नीचे अंधेरा, ये भी सही। इस गेम का राज हमेशा से सामने ही था, ये भी सही। पर तुम बार बार आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की बात करते हो, फिर भी रूल्स के अंदर ही फंसे हुए हो। तुम्हें किसने कहा कि वो? ये कहते हुए लूसे ने धीरे से हाथ उठाया और कोने में खड़े आयरन स्किन रोबोट टॉम की तरफ इशारा किया। तुम्हें किसने बताया कि वो इस गेम का होस्ट है? लूसे की पागल उलझी हुई आवाज गिरते ही जिऊ तियान को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर भारी हथौड़ा मार दिया हो। जिऊ तियान सबसे तेज दिमाग वाला बंदा नहीं था, पर वो जिद्दी भी नहीं था, और जब बात समझ आती तुरंत क्लिक करती। उसके कदम अनजाने में थोड़े से पीछे हट गए। कर्क ने भौएं सिकोड़ी, फिर अचानक हंसा। तुम सच में पागल हो गए हो। वही होस्ट है, गेम ने शुरू से यही बोला था। ओह, सच में? मुस्कुराया। तो फिर से सोचो, ये बात किसने कही थी? कर्क के चेहरे पर अब भी कॉन्फिडेंस था। इंपॉर्टेंट चीजों में उसकी मेमोरी कभी धोखा नहीं देती। वो हर डिटेल याद रखता था, हर एक। सोचते सोचते उसकी मुस्कान जम गई। उसे याद आया, गेम के स्टार्ट में एक आयरन स्किन रोबोट आया था और बोला था, मैं इस गेम का होस्ट हूं, तुम मुझे ग्रेट टॉम कह सकते हो। ये था, उसने खुद कहा था। कर्क ने जोर से थूक निगला। उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसे लगा जैसे चीजें उसके कंट्रोल और जजमेंट से बाहर जा रही हैं। 2 दिन से जिस आदमी को वो पूरा पागल समझ रहा था, उसकी तरफ देखकर बोला, बकवास बंद करो। अगर होस्ट ने नहीं बोला तो और कौन बोल सकता है? रूल्स, बैकग्राउंड, गेम प्ले, सब तो उसी ने तो बताया था। लूसे की मुस्कान और गहरी हो गई। अच्छा, सच में? कर्क, डैम! उसकी परफेक्ट मेमोरी ही अब उसके दिमाग को कंफ्यूज कर रही थी। उसने जैसे ही ये कहा, उसे याद आ गया। गेम के रूल्स टॉम ने नहीं बताए थे। वो तो एक अननोन मैकेनिकल आवाज थी, और टेक्स्ट तो वो तो इनिशियल रूम की दीवारों पर अपने आप अपीयर हुआ था। कर्क ने फिर से थूक निगला। उसके सामने खून लाल रोशनी में नहाया हुआ मास्क पहने वो आदमी खड़ा था। चेहरे पर एक अजीब टेढ़ी सी मुस्कान।
उसके पास ही खड़ा था बिल्कुल चुपचाप बे एक्सप्रेशन आयन स्किन रोबोट टॉम। कर्क के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें टपकने लगीं।